हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें आपके साथ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के फैक्टर्स की डिस्कशन को स्टार्ट करना है। पहली बात आप समझ लें कि या तो आप फैक्टर्स कहें या कंपोनेंट कहें या फिर आप की इश्यूज़ या रीजंस या फिर आप कहें स्टेप्स टू एनालाइज द इंडस्ट्री और फॉर द इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस सभी एक बात है। जब क्वेश्चन आपको पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर्स या व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द की इश्यूज या व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द एनालाइजिंग द इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव, देन आपको ये टोटल 7 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। 7 स्टेप बोल लो, 7 फैक्टर्स लिखो, एक ही बात रहेगी। तो हम यहाँ बोलेंगे 7 स्टेप्स में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ये जो 7 स्टेप्स हैं आपके, वो आपको क्या बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप एंटर कर पाएंगे या आपके लिए एंटर करना बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इन 7 स्टेप्स को यूज करके ये डिसाइड कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमें एंटर करना है या नहीं करना है। हमारे लिए पॉजिटिव फेवरेबल रहेगा किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ज्वाइन करना या स्टार्ट करना या नहीं रहेगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इंडस्ट्री का मीनिंग लिया था। इंडस्ट्री क्या है? आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स। इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है आपका। तो डिसिमिलर फर्म्स नहीं है इंडस्ट्री, हमेशा क्या रहेंगी? सिमिलर फर्म्स रहेंगी। जिस प्रोडक्ट के सेम बायर होंगे तो वो सभी फर्म्स का यदि हम टोटल कर दें तो वो क्या कहलाती है? आपकी इंडस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्री एनालिसिस किया था जो आपका फोकस करता है पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री पर, ताकि आप एनालाइज कर सको इंडस्ट्री को। इसी तरीके से कम्पिटिटिव या कंपटीशन को हमने पढ़ा था कि एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो उसका मेन काम होता है कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी या फेयर प्राइस अवेलेबल करवाना या देना। ठीक है, इसी तरीके से आपने कम्पिटिटिव एनालिसिस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हमें आपके साथ मेनली फैक्टर्स को पढ़ना है। पहला क्या फैक्टर है आपके लिए? डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, इसका एक और नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इकोनॉमिक इंडिकेटर। क्या नाम है इसका? एक और इकोनॉमिक इंडिकेटर। यदि पेपर में क्वेश्चन आता है आपका कि डिफाइन द इकोनॉमिक इंडिकेटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तो आपको जो मैं अभी समझाऊंगी वो लिख देना है। तो पहला वर्ड लिख लो कि ये आपका इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का पहला स्टेप है। नो डाउट। तो सबसे पहली बात क्या है? यदि मुझे इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को स्टार्ट करना है तो मेरा पहला स्टेप होगा कि डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स को मैं समझूं। अब ये डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर होता क्या है? वो सभी फैक्टर्स जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट कर दे उनको कहते हैं डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स। एक एग्जांपल से लेते हैं। आप मान के चलो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री दैट में ऑटोमोबाइल का काम स्टार्ट करना चाहते हो, या आप कहते हैं नहीं मुझे तो बैंक इंडस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे बैंक की इंडस्ट्री में जाना है। तो अब आपको चेक करना है कि क्या मेरे लिए बैंक की इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको 7 स्टेप्स करने हैं। तो उस 7 स्टेप में सबसे पहला है कि डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स को आपको देखना है। तो अब इसमें क्या है? वो सारे फैक्टर्स जो बैंक की इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगे वो सारे कहलाएंगे डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स। क्या? तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं? कुछ एग्जांपल। बिल्कुल एग्जांपल। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे राइवल्स कितने हैं, यानी कंपिटिटर कितने हैं हमारे। यानी हम बैंक की बात करें तो बैंक में जैसे एक HDFC है, प्राइवेट बैंक की बात कर लें, एक एक्सिस बैंक है आपका, राइट। इसी तरीके से कितने राइवल्स हैं, तो ये चेक करना है हमें। सेकंड है कि हम यदि बिजनेस में जाएं, इस बैंक इंडस्ट्री में जाएं, तो हमें कितना पैसा चाहिएगा, दैट मीन्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। थर्ड है कि पूरी इंडस्ट्री में, मैं सिर्फ अपने बैंक की बात नहीं करेंगी मुझे कितना मिलेगा, पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट का लेवल कितना है, प्रॉफिट उनको कितना मार्जिन मिलता है, 20% है, 30% है, तो ऑन एवरेज में एक इंडस्ट्री, बैंक की इंडस्ट्री कितना कमाती है। और कोई फैक्टर्स हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट का साइज क्या है। मार्केट का साइज का मीनिंग है कि
आपके बायर्स कितने हैं, क्या कस्टमर आपके इन फ्यूचर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इसको भी हमें देखना है। नेक्स्ट है कि आपको रिटर्न कितनी मिलेगी, ग्रोथ कितनी है इंडस्ट्री की, तो ये सब बातें देखना डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स के अंदर आता है। पहला पॉइंट है, सबसे आसान पॉइंट है, इसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन करो डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स का इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। दैट मीन्स आपको ये जो फैक्टर्स मैंने एग्जांपल में दिए हैं वो उसको आपको लिखना है। एक बार प्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं इसकी कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहली लाइन मैंने बोला ना फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप को इस तरीके से आप लिखेंगे, ये सिंपल में नहीं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, कुछ बेटर लिख सकते हैं हम। देखो, द एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपैरेटिव एनालिसिस स्टार्ट्स विद द इंडस्ट्री डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर। किससे स्टार्ट होता है, सबसे पहले इंडस्ट्री डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या करेंगे, द फॉलोइंग फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं जो एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड विच अफेक्ट द इंडस्ट्री। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनको आपको याद करके जाना है। नंबर ऑफ राइवल्स बात कर ली हमने, यानी कंपटीटर्स कितने हैं। साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स कि मार्केट साइज कितना है, यानी कि बायर्स कितने हैं। ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री कितनी है, इन फ्यूचर में इंडस्ट्री कितने आगे तक जाएगी, या हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, मार्जिन कितना मिलेगा, 20% रेट ऑफ रिटर्न है, 30% है, 10% है, वो हमें समझना यहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना है, हम कस्टमर तक कैसे पहुँचेंगे। हम यहाँ पर अपना बैंक ओपन करते हैं, हमें कस्टमर यानी बायर तक कैसे पहुँचना है, उसके क्या मोड रहेंगे, क्या वेज रहेंगे, तो उसको समझना भी हमारा डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स के अंदर फैक्टर्स में आता है। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी पूंजी, कितना पैसा हमें चाहिएगा। इंडस्ट्री की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल क्या है, प्रॉफिट का लेवल क्या है उस इंडस्ट्री का, इसको भी हमें समझना है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट, इससे एक्स्ट्रा में ना तो करने की जरूरत है ना आपके सिलेबस में है, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आपका सेकंड पॉइंट है नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। अब नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस में, या आप बोलो इन द इशू, इन द फैक्टर्स, इन दिस कंपोनेंट, इन दिस स्टेप, कैसे भी कह लो, ये आपका सेकंड स्टेप है नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। इसके अंदर एक टेक्निकल वर्ड है, दैट इज कंपेटिटिव प्रेशर। क्या वर्ड है, कंपेटिटिव प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस, दोनों के ही सिलेबस में है, लेकिन अलग अलग जगह पर ये गिवन है। यदि कंपेटिटिव प्रेशर की डिस्कशन करूं तो ये आपकी डिस्कशन हमारी आती है पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर। हम कंपेटिटिव प्रेशर पढ़ते ही कहाँ पर हैं, पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि आपका टॉपिक आपके सिलेबस में यदि पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल है, दैट मीन्स कंपेटिटिव प्रेशर उसी के अंदर आता है, जो हमें ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में दोनों में पढ़ना है। तो वर्डिंग क्या लिखनी है आपको कि इस स्टेप के अंदर कंपेटिटिव प्रेशर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थ्रू दी पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल। क्यों लिखा है, क्योंकि पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल में ही कंपेटिटिव प्रेशर पढ़े जाते हैं। हमें कहाँ मिलेगा, ये भी बात कर लेते हैं। ये आपके ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 में है, ठीक है, और न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी हम एक हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं, कंपेटिटिव प्रेशर क्या है। कंपेटिटिव प्रेशर कहो या 5 फोर्सेस कहो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। यदि टॉपिक 5 फोर्सेस का आता है, दैट मीन्स कंपेटिटिव प्रेशर्स ही हमें इसके अंदर लिखने होते हैं। तो कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, एक बार नाम ले लेते हैं। पहला है आपका राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। राइवलरी दैट मीन्स कंपटीशन कैसा है अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट के अंदर, जितनी फर्म्स हैं, जितने बिजनेस हैं, उनके बीच में कंपटीशन को आप जब समझते हो तो पहला कंपेटिटिव प्रेशर आपको समझ लेते हो। सेकंड आएगा कि यदि आपके इंडस्ट्री में कोई नई एंट्री आती है तो उससे थ्रेट कितना है आपको, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। थर्ड है आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, सप्लायर कौन है, जो आपको इनपुट, आपका रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं आपको, तो उनकी पावर क्या है, डिटेल में आपको कहाँ देखना है। पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल का एक लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप रेफर कर सकते हो, ठीक है।
तो फोर्थ आपका रहता है बार्गेनिंग पावर्स ऑफ द बायर्स, जैसे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है वैसे ही बायर्स की बार्गेनिंग पावर। और लास्ट आपका रहेगा कि आपका कंपेटिटिव प्रेशर है किससे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो आप एक के प्लेस पे दूसरे को यूज कर लो। तो ये आपको 5 जो टॉपिक हैं या 5 कंपेटिटिव प्रेशर हैं या आप कह लो कि 5 फोर्सेस हैं किसके, पोर्टल मॉडल के, उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, ताकि आप नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस का पता लगा पाओ। इसलिए आप जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है, यदि पूरा टॉपिक 5 मार्क्स में नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस आया, तो पहला बुलेट पॉइंट डालकर आपको कंपेटिटिव प्रेशर की हेडिंग डालकर आप ये 5 का एक मॉडल अपने एग्जाम में लिख देना है और हर एक में 2-2 3-3 लाइनें आप लिख देंगे। ठीक है, जब आपके पास इंडिविजुअली यही टॉपिक पेपर में आता है तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। यदि मान के चलो 7 फैक्टर्स आ गए, टोटल के टोटल 7 के 7 स्टेप पूछे हैं, तब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तब हम आपको सिंपल 3-3 लाइनों के अंदर हर एक को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आने वाले जो आपके स्टेप्स हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, आपके टॉपिक कंसेप्ट है, इसी कारण से आप इनमें 3-3 4-4 लाइनें लिखोगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे क्यों हम ये कंपेटिटिव प्रेशर पढ़ेंगे, 5 हमें क्यों पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, यदि हमें बिजनेस की नेचर और उसके स्ट्रेंथ को यदि पता लगाना है कि कितना बिजनेस आपका स्ट्रोंग है, तो उसको आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हो सिर्फ और सिर्फ 5 फोर्सेस मॉडल के थ्रू। हमें 5 फोर्सेस मॉडल को पढ़ने से ये पता चल जाता है कि हमारा कंपटीशन कितना है। तो आप कह सकते हो कि यदि मुझे अपने बिजनेस में कभी भी कंपटीशन को समझना है तो मुझे 5 फोर्सेस मॉडल करना पड़ेगा। तो कंपटीशन एनालिसिस कभी करना हो तो दैट मीन्स 5 फोर्सेस मॉडल इक्वल है, कंपटीशन एनालिसिस इक्वल टू 5 फोर्सेस मॉडल। किसने दिया था, पोर्टल जी ने दिया था। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। पूरे के पूरे लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पर गिवन प्रोवाइड किया हुआ है। और लास्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट इज एसेंशियल, बहुत नेसेसरी है टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन टू डिवाइज अ साउंड स्ट्रेटेजी। जब तक हम कंपटीशन को अपना समझेंगे ही नहीं तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। हमें पहले अपने कंपटीशन को समझना भी तो जरूरी है। तो कंपटीशन को समझने के लिए क्या करना है, कंपेटिटिव प्रेशर समझना है। कंपेटिटिव प्रेशर को समझने में आपको कौन हेल्प करता है, 5 फोर्सेस मॉडल हेल्प करता है। तो कंक्लूजन निकलता है, सेकंड जो स्टेप है आपका, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। यदि मुझे बिजनेस की स्ट्रेंथ और नेचर को पता लगाना है तो कंपेटिटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। कंपेटिटिव एनालिसिस का मीनिंग ही क्या है, 5 फोर्सेस मॉडल, या फिर आपको कंपेटिटिव प्रेशर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये था आपका कंक्लूजन। यहीं पर हमारा सेकंड जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अभी हमने सेकंड पॉइंट आपके साथ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आपका ट्रिगर्स ऑफ चेंज। इंडस्ट्री एंड कंपेटिटिव एनालिसिस का ये थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यदि पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर को उठा के देखोगे तो उनमें कई बार इस पर शॉर्ट नोट आ चुका है। ठीक है, तो इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में पूछे जा चुके हैं या प्रैक्टिस मैनुअल में जो क्वेश्चंस है हमने इनको इकट्ठा ही ले लिया है। तो पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं एंड देन फिर हम उन क्वेश्चनों को भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि ट्रिगर्स ऑफ चेंज है क्या, है ना। ये स्टेप थर्ड करना तो है, लेकिन इसका मीनिंग तो हमें समझना पड़ेगा। जनरल मीनिंग इसी हेडिंग से निकल जाएगा आपका। कहता वो कैसे, मैं समझाती हूँ आपको। ट्रिगर्स ऑफ चेंज क्या है जनरल में, कि वो सभी फैक्टर्स, या आप ऐसे कहो वो सभी मेन फैक्टर्स जिनमें यदि चेंज आ जाए तो उससे पूरी इंडस्ट्री नॉट अ पर्टिकुलर बिजनेस और फर्म, पूरी इंडस्ट्री में चेंज आ जाता है। यानी ग्रुप ऑफ द फर्म्स में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रिगर्स ऑफ चेंज। दोबारा से एक बार, वो सभी मेन फैक्टर्स यदि जिन में चेंज आने के कारण यदि आपकी इंडस्ट्री में भी चेंज आ जाए तो वो सभी फैक्टर्स और कुछ नहीं, ट्रिगर्स ऑफ चेंज ही कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे पेपर में आपको वर्डिंग डालनी पड़ेगी, ट्रिगर्स ऑफ चेंज आर प्राइम इनपुट। ये मेन वर्ड है, क्यों, क्योंकि स्टडी मेटेरियल में ये वर्डिंग आपको दे रखी है, तो हमें अपने आईसीएआई के स्टडी मेटेरियल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा टू गेट द मोर मार्क्स।
टू चेंज इन अ इंडस्ट्री। तो पहली वर्डिंग क्लियर हुई। तो वो सभी, प्राइम, प्राइम का दैट मीन्स मेन, इनपुट दैट मीन्स सिंपल भाषा में फैक्टर्स। तो वो सभी मेन फैक्टर्स जिससे इंडस्ट्री में चेंज आ जाए और कुछ नहीं, वो क्या कहलाता है? ट्रिगर्स ऑफ चेंज कहलाता है। ठीक है, पहला वर्ड क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि चेंज आना आज के टाइम में तो बहुत नॉर्मल सा हो गया है। क्यों? क्योंकि रेगुलरली हर एक इंडस्ट्री में चेंज आते रहते हैं। अब चेंज आने के कारण उन चेंजेस को इंडस्ट्री में अडॉप्ट करना भी जरूरी हो जाता है, राइट? तो यानी कि चेंज रेगुलरली अब आते रहते हैं, इसलिए हमें जरूरत है कि हम इंडस्ट्री में भी चेंज करें ताकि अपने बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्री को हम आगे ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें या सक्सेस को अचीव कर पाएं। ठीक, जिनका ओल्ड सिलेबस है उनको तो चैप्टर नंबर 1 में ये क्लियरिटी आ गई है, और जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हैं उनको ये समझना है कि जब भी इन्वायरमेंट यानी कि फैक्टर्स के अंदर कभी भी चेंज आता है तो उसके कारण पूरा बिजनेस भी हमें चेंज करना पड़ता है। यहाँ तो हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि एवरी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री, जैसे हर एक इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है कि आपकी पेपर की इंडस्ट्री या बैंक की इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंटिन्यूसली या रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है ताकि हम इन चेंजेस को अडॉप्ट कर लें अपनी इंडस्ट्री के अंदर। पॉइंट क्लियर हो गया सेकंड अच्छे से? इस पॉइंट को भी आपको लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस पर एमसीक्यू भी बनेगा आपका एक। तो इसके बाद आप ये प्रेजेंटेशन लिखेंगे। जो ट्रिगर्स हैं यानी जो ट्रिगर्स ऑफ चेंज की हम बात कर रहे हैं वो आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फैक्टर्स आपके मेन फैक्टर्स कहलाते हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरी इंडस्ट्री के लिए वही फैक्टर्स मेन में हो, है ना? तो क्यों? क्योंकि हर एक फैक्टर्स की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो स्ट्रेंथ का काम करेंगे या किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो थ्रेट यानी चैलेंजेस का काम करेंगे। क्यों? इसी वर्डिंग को आपको लिखना है। ट्रिगर्स वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा ट्रिगर्स एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करते हैं। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ और अदर्स फैक्टर्स टू अवॉइड द चैलेंजेस। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ कैसी है या फैक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं उनके अंदर आपका अपॉर्चुनिटी आया है या थ्रेट आया है, यानी कि अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है ताकि हम चैलेंजेस को अवॉइड कर सके। ये लाइन आपको लिख के आनी है मस्ट। एंड देन फिर फोर्थ पॉइंट, बुलेट पॉइंट आप बना के लिखेंगे जितने भी मेन फैक्टर्स जो मैं अभी आपको बोल रही थी, यानी कि उसको मेन फैक्टर्स को, हमें वर्डिंग मेन फैक्टर्स नहीं लिखना है, मेन फैक्टर्स को आप 2 वर्ड से लिख सकते हो। एक या तो आप लिखो पावरफुल फैक्टर्स, कहता पावरफुल फैक्टर्स, ठीक है चल जाएगा काम। नहीं तो आपको एक वर्ड लिखना है डोमिनेंट फैक्टर्स। अभी डोमिनेंट तो वर्ड तो हमारा फर्स्ट स्टेप पे भी आया था, है ना? कहता दिखा दो एक बार, बिल्कुल देख लो। हमें अपनी स्टडी मटेरियल में क्या लेना है? डोमिनेंट वर्ड लेना जहां हम मेन लेते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या था? डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स है। यदि थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट में हम डिफरेंस करें तो क्या चेंज का डिफरेंस है? इसमें वो सारे फैक्टर्स लेने हैं जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। लेकिन ट्रिगर्स ऑफ चेंज में वो सभी डोमिनेंट फैक्टर्स लेने हैं जिससे इंडस्ट्री में ही चेंज आ जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो इंटरनेट। उस सिचुएशन को देख के चलो जब इंटरनेट नहीं था और आज के समय में इंटरनेट है तो कितनी चीज़ों का चेंज आ चुका है। जिस समय पे इंटरनेट आया होगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रियों पे उसका इफेक्ट आया होगा जिसके कारण इंडस्ट्री को अपना काम बदलना पड़ा होगा। ऐसे ही ई कॉमर्स को ले लो। अभी तो आप ई कॉमर्स के जो इरा है उसको देख सकते हो, अपने इमेजिनेशन में ला सकते हो अच्छे से उसको, क्योंकि आपके ने उसको विजुअल तरीके से देखा है अपनी लाइफ के अंदर। पहले आप क्या करते थे? जितना भी, यदि आप शॉपकीपर की बात करो तो आप मेनली कस्टमर शॉपकीपर पर जाकर सामान खरीदता था। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन का जो दौर है वो कितना इंक्रीज हो चुका है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो इन पॉइंटों को हम बोलेंगे ट्रिगर्स ऑफ चेंज। ठीक है, और डोमिनेंट के अंदर क्या किया था हमने कि नेचर क्या है बिजनेस का या इंडस्ट्री का, साइज क्या है या रेट ऑफ ग्रोथ क्या है इंडस्ट्री की, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इस तरीके के फैक्टर्स लिए थे जो सिर्फ इंडस्ट्री को अफेक्ट करते थे। लेकिन थर्ड स्टेप के अंदर हम वो सभी फैक्टर्स ले रहे हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री में क्या आ जाए? चेंज आ जाए। ठीक है, डोमिनेंट वर्ड कॉमन है लेकिन
यहाँ पर मेन फीचर्स या फैक्टर्स आपको ऐसे ध्यान में रखने हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसे हमें थर्ड पॉइंट में लिखना है और कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमें फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। मेनली स्टूडेंट्स को इन दोनों पॉइंटों में कंफ्यूजन रहती है। बच्चे एग्जाम के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो फैक्टर्स याद करके जाते हैं वो थर्ड में लिखाते हैं और जो थर्ड के हैं वो फर्स्ट में लिखाते हैं। इन शॉर्ट कॉमन कर देते हैं, दोनों के दोनों पॉइंटों को इकट्ठा लिख देते हैं, जो गलत होता है एग्जाम के अंदर। तो इसलिए आपने समझ लिया है अब, तो इस समझने के बाद अभी आप गलती जो हो सकती थी वो अब नहीं होगी, जिससे हमारी जो प्रेजेंटेशन है यदि पेपर में क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से हम करके आएंगे। तो पढ़ लेते हैं। द पावरफुल या डोमिनेंट, जो मैंने अभी आपको समझाया, जो फैक्टर्स है विच हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्री और यू कैन से फर्म और बिजनेस इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्सेस। एक एमसीक्यू यहाँ पर निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय ड्राइविंग फोर्सेस? अब ये ना कहना कि ड्राइविंग फोर्सेस टॉपिक आ गया यदि पेपर में तो हम कहाँ पर था ये टॉपिक समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ के नहीं जाओगे। तो ड्राइविंग फोर्सेस यदि एमसीक्यू आ गया क्वेश्चन में तो आपको समझना है वो सभी पावरफुल वर्ड आए या डोमिनेंट फैक्टर्स आए जिसमें इतनी एबिलिटी है उन फैक्टर्स में पूरी इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री में वो चेंज ला सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? ड्राइविंग फोर्सेस। ठीक है, शॉर्ट नोट आता है क्वेश्चन पेपर में आपको कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ड्राइविंग फोर्सेस। तो कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, यानी ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस के एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन ट्रिगर ऑफ चेंज का है तब भी आपको यही 5 पॉइंट लिख के आने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यदि ड्राइविंग फोर्सेस आया तब भी आपको अपने एग्जाम में ये 5 पॉइंट लिख के आने हैं। दैट मीन्स थर्ड स्टेप कंप्लीट लिख देंगे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो। अब बस मेरे पास एग्जाम्पल रह गए जो मुझे समझाने हैं। एटलीस्ट मैंने आपके साथ 9 से लेके 10 पॉइंट ले रखे हैं जो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। यदि इनमें से आप 8 पॉइंट 7 पॉइंट भी कर जाओगे तब भी बहुत मैक्सिमम हो जाएगा। तो ड्राइविंग फोर्स जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, इंटरनेट जब आया या ई कॉमर्स जब आया तो पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया उसने। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का इंक्रीज होना, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जब एक देश की इकोनॉमी को हम वर्ल्ड की सभी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दें या जोड़ दें या लिंक कर दें, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। यदि मान के चलो हमारा देश पहले अपने ही देश में चीज़ों को बेचता था और वहीं पर अपने देश के अंदर ही हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता था, बाहर देशों से, बाहर वर्ल्ड के किसी भी देश से उसका कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन हम अब उस कनेक्शन को जोड़ देते हैं कि कहीं से भी कुछ भी सामान आप बेचो और खरीदो। तो इससे कितनी अपॉर्चुनिटी हमारे देश के लिए बढ़ जाएंगे और दूसरे देशों के लिए भी हमारे देश में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंडस्ट्री का जो रोल था वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐसे कोई इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में काम करती थी उसका पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको अब अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि वो बाहर जाके भी काम कर सके। तो ये आपकी इंडस्ट्री में चेंज कर सकता है, इसलिए हमने ट्रिगर्स ऑफ चेंज के अंदर इसका एग्जांपल लिया है। इसी तरीके से है प्रोडक्ट इनोवेशन। कोई नया प्रोडक्ट आ गया जिससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो गई, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया किसी प्रोडक्ट का इनोवेशन के कारण। तो ऐसे के कारण आपकी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कहता कोई ऐसा एग्जाम्पल जिससे कोई नया प्रोडक्ट आया हो और हमारी मार्केट पूरी खत्म हो गई हो, तो उसका एग्जाम्पल है जैसे आप लो फैक्स मशीन है। आज के टाइम में आप देखते हो तो फैक्स मशीन ऑन एन एवरेज में बिल्कुल ही क्या हो चुकी हैं? खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, या फिर आप देखो कि जो कंप्यूटर्स के जो लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप है, अब धीरे धीरे लैपटॉप आने लगे हैं और डेस्कटॉप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट इनोवेशन आ रहा है तो इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है ना। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन है कि कोई नया चैनल ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इनोवेट हो गया, जिसके कारण आपको इंडस्ट्री में चेंज करना पड़ जाता है। या टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये सब मार्केट इनोवेशन याद करने में बड़ा आसान रहेगा। प्रोडक्ट इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, मार्केट इनोवेशन, तीनों चीज़ों को एक डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन। तो 4 पॉइंट आपकी इनोवेशन के, एक ग्लोबलाइजेशन, एक इंटरनेट, ई कॉमर्स। तो आपके टोटल 6 पॉइंट तो एक झलक में ही आप याद कर लोगे। नेक्स्ट है, यदि बहुत जो मेजर फर्म्स हैं वो एंट्री या एग्जिट हो जाए, यदि पहले से ही कंटिन्यूटी में फर्म थी और वो बाहर निकल जाए तो उसका शेयर की मार्केट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरीके से कोई बहुत अच्छी ब्रांडेड फर्म है कोई और वो आपके बिजनेस में एंट्री कर लेती है तो इससे जो एग्जिस्टिंग फर्म है उन पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपकी इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा? उससे चेंज हो जाएगा।
आपके कोर्स के स्ट्रक्चर में, आपकी एफिशिएंसी में चेंज आ जाता है। सिर्फ एक बिजनेस की यहाँ बात नहीं हो रही है, ये बात समझ के इन एग्जाम्पलों को याद रखना, पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है। इसलिए मैंने पूरा एक लेक्चर लगाया आपको इंडस्ट्री का मीनिंग समझाने के लिए, ताकि इंडस्ट्री के मीनिंग को समझ के ही आप इन पॉइंटों को याद कर पाओगे। जब तक आपको इंडस्ट्री का मीनिंग क्लियर नहीं है, तब तक आप इन पॉइंटों को रटने के सिवा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है, तो कॉस्ट और एफिशिएंसी में क्या आ गया, चेंज आ गया पूरी इंडस्ट्री का। तो इसका कोई एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था इंडस्ट्री का, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में सभी मैन्युफैक्चरर जो न्यूज़पेपर के या पेपर के हैं, उनको सबको हमने इकट्ठा कर लिया था पेपर इंडस्ट्री के अंदर। अब सब ने एक मीटिंग बिठाई और सब ने एक टारगेट सेट कर लिया कि हम अपने पेपर की इंडस्ट्री में जो पेपर की कॉस्ट है वो 15% से इंक्रीज कर देंगे। हर एक व्यक्ति 15% से इंक्रीज कर देगा, तो पूरी इंडस्ट्री में चेंज आया नहीं आया इससे, है ना। तो इस तरीके के एग्जांपल भी आप इसमें लेते हो। चेंज इन लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री, दैट मीन्स कि इन फ्यूचर में उस इंडस्ट्री के अंदर जो चेंज आते हैं या आ सकते हैं, उनको भी आप किस पे लेते हो, ट्रिगर्स ऑफ चेंज में लेते हो। लास्ट आपका एक जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया था, ये आपका प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस मैनुअल ओल्ड सिलेबस के लिए, न्यू सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये आपके चैप्टर जब फिनिश हो जाता है तो उसके बाद आपको ये टॉपिक दिखेगा, चैप्टर नंबर 2 में दिखेगा न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स को। यदि नहीं है तब भी करके ही जाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्राइविंग फोर्सेस। शॉर्ट नोट बताइए ड्राइविंग फोर्सेस से, तो क्या करना है आपको, ट्रिगर्स ऑफ चेंज का जो टॉपिक है वो आपको पेपर में लिख के आना है। ये 5 पॉइंट आप लिख के आओगे तो बहुत मैक्सिमम अच्छे से नंबर मिलेंगे। हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर ना आए। आप अपनी नोटिंग से जो आपने पढ़ा है आज तक उससे कंपेयर करके देख लेना, आपको इसमें कंटेंट में क्वालिटी दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि हमने पूरा स्टडी मटेरियल के अंदर जितनी मैक्सिमम लाइन थी इस कंसेप्ट के अंदर कवर कर ली है। इसी कारण से क्वालिटी मिलनी ही मिलनी है, हर एक पॉइंट के अंदर क्वालिटी मिलेगी आपको। तो यहीं पर हमारा ये 3rd पॉइंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको वो टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं, टोटल 7 स्टेप्स थे, तो हमने 3 स्टेप आज के लेक्चर में कर लिया आपके साथ। बाकी के जो 4 स्टेप हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करेंगे।